है बच्चों, अमित गुरु वारसी चैनल में आपका स्वागत है। चूँकि कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था नेटवर्क की वजह से, आज मैं आपको 12 के लिए फिजिक्स का वैद्युत आवेश और क्षेत्र का जो पहला पोर्शन हमने पढ़ा चुका है कूलाम का नियम, इसके आगे वाला नियम आज हम बताने वाले हैं। आगे वाले जो टॉपिक है उस टॉपिक में आज मैं आपको डायपोल के बारे में बताऊंगा और डायपोल से संबंधित कुछ निगमन है उसके बारे में आज बताऊंगा। तो सही बच्चे अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आप लोगों को डायपोल के बारे में। डायपोल को हम हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे क्या? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम जानें। इस स्थिति को जानने के लिए हम ये जो डायपोल होता है, इस डायपोल में ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस पर दिया है कि यदि समान परिमाण को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और विपरीत प्रकृति मतलब जो उसका नेचर है, जो उसका चार्ज होगा आवेश का, वह क्या होगा? अलग अलग, अर्थात एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। के दो आवेश अति अल्प दूरी, बहुत कम दूरी होता है, और उस दूरी पर दोनों यदि स्थित हों तो हम उस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। एग्जाम में परिभाषा लिखने के लिए 1 नंबर का ये आप लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेकर क्या लिख सकते हो? यदि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार बना जो सिस्टम होगा, जो निकाय होगा, उसको हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम इसको दिखाए हैं, या ये एक कोई ये लंबी दूरी है, क्षैतिज दूरी। ये आपका एक सिरा पर प्लस क्यू, एक सिरा पर आपका माइनस क्यू आवेश। दोनों आवेशों का परिमाण एक समान होना चाहिए और इनका जो प्रकृति है वो क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। और इनके बीच की दूरी बहुत ही कम, उस दूरी को हम 12 से दर्शाते हैं। और इस 12 को कहीं की भी किताब में, अन्य किताबों में डी से भी दर्शाया जाता है, तो हम इसको डी से भी दर्शा सकते हैं। तो हमारे पास क्या मिला कि दो आवेश जो परिमाण में बराबर हों लेकिन प्रकृति में विपरीत हो और उनके बीच की दूरी क्या हो? 12 हो, तो इस प्रकार का जो सिस्टम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों कि इसमें एक मोमेंट आता है, वो मोमेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलेंगे। यह आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहेंगे हम इसको? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कहने का मतलब क्या है कि ये तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, कि यह सिस्टम आपका जो ये वाला जो सिस्टम है यह इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब एक शब्द आया है यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में हम याद रखेंगे कि दोनों आवेशों का जो परिमाण है, तो चूंकि आवेश एक समान है तो परिमाण एक समान है, तो आवेशों का जो परिमाण है और बीच की जो दूरी है उनका गुणनफल यह हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको दर्शाते हैं हम P से। मतलब हम कह सकते हैं कि P बराबर जो आपका आवेश है वो क्या है? Q है, और अल्प दूरी क्या है? 2L है। आप इसको 2L को हम D भी लिख सकते हैं। तो आपका सूत्र बन गया 2QL। यह आपका क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान दीजिएगा, इसका जो यूनिट होगा, यह यूनिट जो हो जाएगा कूलाम
मीटर। क्यू क्या है आपका चार्ज है, तो इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम। और एल क्या है, लंबाई है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो इस तरह वैद्युत द्विध्रुव हम जान गए और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम आगे जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किन किन स्थितियों में होता है। वो स्थितियाँ 3 आती हैं। कौन सी? तो पहली स्थिति आती है अक्षीय स्थिति। पहली जो होती है वह स्थिति होती है अक्षीय स्थिति, ध्यान से सभी लोग देख लीजिए। फिर दूसरी होती है आपकी निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, इसको हम अनुदैर्घ्य बोल सकते हैं। अक्षीय स्थिति को क्या कह सकते हैं, अनुदैर्घ्य स्थिति, और निरक्षीय को हम अनुप्रस्थ स्थिति। और एक स्थिति होती है जो कहा जाता है कोई भी स्थिति हो। तो हमें इन दोनों को पढ़ना है, बहुत ही एग्जाम के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। तो हम पहले वाले का हम यहाँ निगमन करेंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं। यह डाइपोल मोमेंट है और यह केवल आपका डाइपोल है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इसमें एक बात और है कि जो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं तो कुछ जान लें इसके बारे में। जो हम लोग का आघूर्ण है तो हम आघूर्ण जानेंगे क्या, हम जान लिए 2qL। हमने इसका मात्रक भी जान लिया। जब हम इसका बीमा निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, P का जो विमीय सूत्र होगा, यह P का विमीय सूत्र चार्ज है तो Q बराबर हम IT जानते हैं, तो इसका विमीय सूत्र AT और लंबाई है तो क्या होगा L। तो हम कह सकते हैं कि इसका आप कैसे भी लिख सकते हो LTA। इसका ये क्या है, विमीय सूत्र। इसका एक मतलब नोट से ये याद रखना है कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसकी दिशा जो होती है माइनस से प्लस की ओर होती है। इसकी दिशा जो होती है किधर होती है, माइनस से ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये 2-3 बातें आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं। और इसका जो यूनिट है, इसका बीमा है, इसके जो दिशा है यह भी आपको ऋण से धन की ओर, ऋण से धन की ओर इसकी चर्चा मतलब दिशा होती है। ठीक है, तो आइए बच्चों, हमने लिखा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम यहाँ जानेंगे अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति एक एक्सिस के अनुसार होता है। यहाँ ध्यान देना, ये एक आपका एक्सिस है। हमें बिंदु P पर, एक बात ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को आप बीच में छोड़िएगा मत। अगर छोड़ देते हैं तो ये आपका जो निगमन है पक्का है कि समस्या बढ़ जाएगी आपके लिए, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये आपका बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये EA एक वैद्युत क्षेत्र, यहाँ भी तीव्रता है, ये भी आपका सांकेतिक है। चूँकि जो हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यह हम पिछले अध्याय में आपको मतलब इसी चैप्टर के पिछले भाग में पढ़ा चुके हैं। और डाइपोल जो होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P, वह एक सदिश राशि है। तो सदिश है तो पक्का है कि दिशा भी होगा, परिमाण के साथ साथ दिशा होता है। तो हमें बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालती है। यहाँ पर एक डाइपोल है, वो डाइपोल देखिए A से B तक है। A और B के मध्य में बिंदु O है। चूँकि A से B की दूरी 12 होता है तो मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक L और यहाँ से लेकर यहाँ तक L है। मध्य बिंदु से उस वैद्युत क्षेत्र की जो P बिंदु P है, जो जहाँ पर ज्ञात करना है उसकी दूरी क्या है, R है। तो हमने इस हिसाब से हमने B से P की दूरी R माइनस L किया और A से P की दूरी हमने R प्लस L। कैसे कि देखिए, यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, R है। तो इस भाग को निकालेंगे तो पूरे भाग में से ये भाग घटाएंगे तो हमारा ये वाला भाग क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस वाले भाग की दूरी कितनी होगी, R माइनस L। यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, R है। तो टोटल हमारा क्या होगा, R प्लस L होगा। तो इस हिसाब से हम जानेंगे, हमें यहाँ पर सूत्र एक आएगा, हम उसी सूत्र का निगमन करते हैं। तो आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि इस बिंदु P पर, तो बिंदु P पर कौन सा आवेश है, प्लस Q। तो लिखेंगे क्या कि प्लस Q आवेश के कारण,
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो बिंदु, ये जो P है वहाँ पर प्लस क्यू है, उसकी जो क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो इस दिशा में है। तो उसकी दिशा क्या है? वेक्टर EA। तो हम लिखेंगे क्या? वेक्टर EA। तो याद होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है? वो माध्यम का परावैद्युतांक है। उसके बाद आवेश क्या है? Q। और जो दूरी है वह दूरी क्या है? r-l। तो r-l का क्या लिखेंगे? स्क्वायर, क्योंकि हमारा सूत्र क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। ये हम लोग का सूत्र होता है। तो यहाँ आ जाइए, इस स्थिति में हम क्या करते हैं? अब तो हमारा ये आ गया समीकरण 1, लेकिन इसकी जो दिशा है वह दिशा क्या है? ध्यान दीजिएगा, B से P की ओर, B से P की ओर हम कह सकते हैं, मतलब B से P की दिशा। इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं। फिर हम क्या कहेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत, मतलब किस पर? बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब हम किस बिंदु पर? माइनस क्यू के लिए, किस बिंदु पर? P पर। तो माइनस क्यू हमारा यहाँ है। तो माइनस क्यू के लिए जब माइनस है तो चिन्ह हमारा EB आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? EB इज इक्वल टू, सूत्र हमारा वही होगा Q बटा, अब दूरी क्या हो गया? r+l, r+l का होल स्क्वायर। अब r+l का जो होल स्क्वायर है, ये आप समीकरण क्या हो गया? 2। अब इसकी दिशा क्या है? P से A की दिशा, इसकी दिशा P से A की दिशा में है। अब ध्यान देना, आपको पहले ही बताया जा चुका है। क्या बताया गया है? कि जो डाइपोल होता है उनके आवेश परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन दिशा क्या होता है? उनका विपरीत होता है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकते हो, और चित्र को ध्यान से देखिएगा, चित्र याद रहेगा तो आप इसको सही ढंग से समझ सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर हम दोनों के लिए क्या करेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिणामी का परिमाण होगा, तो यहाँ कह सकते हैं कि तीव्रता का परिमाण, तीव्रता का जो हम परिमाण होगा वह परिमाण वेक्टर E होगा, और वेक्टर E इज इक्वल टू EA और माइनस EB। अब आप कहेंगे कि EA माइनस EB ये कहाँ से आया? तो ध्यान दीजिएगा कि अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है, तो अगर हम इसका परिमाण करेंगे पूरा तीव्रता का, जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता होगा, उस तीव्रता को हम कह सकते हैं क्या? वेक्टर E बराबर वेक्टर EA या प्लस वेक्टर EB। अब हम जब यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हैं शुरुआत में कि अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से वेक्टर E बराबर EA प्लस EB। चूँकि EA और EB एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत प्रकृति के हैं। मतलब जो EA है P के इस साइड में है और EB है P के इस साइड में है, मतलब इनकी दिशा क्या है? विपरीत है। तो हम कह सकते हैं कि जो परिमाण होगा, जो परिमाण होगा वह परिमाण E बराबर EA, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस EB। अब हमारे पास EA का मान भी आया है, EB का मान भी आया है। अब यही मान हम यहाँ का कर देंगे, रख देंगे। इसको आप लिख लीजिएगा। हम देखिए EA माइनस EB, EA का मान हमारा क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r - l का होल स्क्वायर, और EB का मान इतना था।
अब हम इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या कॉमन हो रहा है, क्यू बटा 4πε0 के, क्यू और बटा में मतलब ये और क्यू ये दोनों में मिला है, कॉमन हमने कर लिया। तो यहाँ बचेगा क्या, r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका देखिए कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन करते समय आपको ध्यान देना है बेसिक जानकारी। यहाँ r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। r माइनस एल से कट गया, क्या बचा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ जो होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, q बटा 4πε0 के। अगर हम इसको सीधा कर दे सकते हैं, वीडियो छोटा हो जाएगा लेकिन आपको समझने में दिक्कत होगा। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर प्लस 2a और b मतलब r इंटू एल। हमने a और b बोला मतलब a की जगह पर r है, b की जगह पर l है। यहाँ माइनस है, इसको कोष्टक में कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2rl, और बटा में दोनों स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हो r माइनस एल और r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आइए q बटा 4πε0 के। अब हमारे पास r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब माइनस से सब में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे क्योंकि कोष्टक है, तो माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब यहाँ नीचे जो है a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है क्या, a स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या है, r है, b की जगह पर क्या है, l है। आप इसको आगे बढ़ाते हुए अगर हम करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा जो परिणामी तीव्रता है E बराबर q बटा 4πε0 के, ये तो हम लिख दिए। अब हमारा इस पोर्शन में देखिए क्या क्या कट रहा है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक धनात्मक है और एक क्या है, ऋणात्मक है। अब यहाँ 2rl प्लस है, 2rl यह भी प्लस है, तो यह मिलेगा तो कितना होगा, 4rl हो जाएगा, और बटा में इतना हम लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज़ हमारा आ गया। अब हम यहाँ पर इस चीज़ को आप सही से स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं और इस वीडियो को बार बार देखकर समझ सकते हैं। आइए हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये जो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इस स्थिति में हम यहाँ कहते हैं तथ्य में कि चूँकि r जो होता है वह l से बड़ा होता है, मतलब l की तुलना में r क्या हो, बड़ा है। आप निकाल कर देख सकते हैं अपना चित्र जो बनाया गया है कि जो l था वह क्या था, बहुत छोटा। चूँकि अल्प दूरी जो डायपोल में 2l है वह अल्प दूरी है, उसका भी आधा मतलब l वह r के अपेक्षा क्या है, छोटा होता है। तो यदि चूँकि r इज़ ग्रेटर देन l, सो हम कह सकते हैं कि r स्क्वायर अगर कर दें इज़ मोर ग्रेटर देन क्या हो सकता है, l स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः l को r की तुलना में हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। अब नगण्य मानने का मतलब क्या है कि हम उसको l को हम लिखेंगे नहीं, तो हमारे पास आ गया क्या, q बटा 4πε0 के और 4rl, और बटा में l जब लिखेंगे नहीं तो हमारे पास क्या बचेगा, r स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। तो हम इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए सभी लोग, q बटा 4πε0 के और 4rl बटा यहाँ पर हो गया r पावर 4, 2 और 2, 2 दूना 4, ऊपर है केवल एक r, नीचे है r पावर 4, तो हमारे पास आ जाएगा q बटा 4πε0 के 4l बटा एक कट जाएगा
तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 1 निकल गया, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब यदि सवाल में अगर L की चर्चा करता है, Q की चर्चा करता है, तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करके आप आसानी से क्या कर सकते हो? सवाल बना सकते हो। कब? जब Q और L की चर्चा करेगा, R तो दिया रहेगा, उस स्थिति में आप इस सूत्र का प्रयोग करके बना सकते हो। चूँकि E है तो इसका मात्रक क्या हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, देखिए आपका जो, अगर हम इस हिसाब से लें कि अगर डाइपोल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो या आपका जो QL है, तो चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है इसका। जब आगे पढ़ेंगे आपको तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मात्रक हम लोग क्या लिखेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप उतार सकते हो। इसके आगे देखिए आप लोग, यहाँ से मतलब QLR की चर्चा होगी तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ से हम डाइपोल की चर्चा करें, ध्यान दे दीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का लिख रहे हैं, लेकिन मान में कोई अंतर नहीं होगा। क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन के इसमें है। अब Q को हम इधर ले जा रहे हैं तो लिख सकते हैं 4 को 2 × 2 लिख दीजिए। जहाँ 4 है उसको 2 × 2 × L इंटू क्या? Q और बटा R⁻3। अब ना तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन के। अब आइए, अब 2L × Q, ये 2 तो हमारे पास पहले से वो 4 का फैक्टर किए हैं तो हमारे पास 2 है। और 2L × Q आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि 2L × Q जो होगा वो इसको क्या बोलेंगे? हम P बोलेंगे। तो जहाँ 2L × Q है उसको क्या कह देंगे हम? P आघूर्ण बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और बटा में R⁻3। तो अगर न्यूमेरिकल में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेगा और R की बात करेगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और अगर P की चर्चा ना करके Q और L की चर्चा करेगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और इनका जो मात्रक होता है वह मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, तो यह हमारा सूत्र क्या हुआ? यह सूत्र हमारा अक्षीय स्थिति के लिए हुआ। अब बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एग्जाम के लिए बहुत ही क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। निगमन के लिए 4-5 नंबर का निगमन होता है। ये अक्षीय का आ जाए, निरक्षीय का आ जाए, तो आप इस चीज़ को बहुत बढ़िया से इसको कंप्लीट आप कर सकते हो। यह जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकला है अक्षीय स्थिति के लिए है। और छोटी छोटी बात आपको याद रखना है कि इसका सूत्र याद रखना है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है और ये जो डाइपोल होता है, डाइपोल क्या है? सदिश राशि है। इसका थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिएगा। इसका अगर हम सदिश रूप लिखें, इसका हम क्या लिख दें? अगर सदिश रूप लिखते हैं तो सदिश रूप में क्या लिख सकते हैं? वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के और 2P, और P चूँकि सदिश है तो हमने सदिश का चिन्ह लगा दिया R⁻। ये हमारा इसका सदिश रूप है। अब इस स्थिति में हम इसको जान सकते हैं। वो जानना क्या है कि सूत्र हमारा तैयार होना चाहिए। सूत्र तैयार होने के बाद कुछ बातें हमें जानकारी लेनी है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। आप सब कुछ आपके सामने है और जितना इसको तैयार करेंगे, जितना मतलब हर फिजिक्स का हर टॉपिक आपके पास जा रहा है, एग्ज़ाम देने वाले और अगले साल एग्ज़ाम देने वाले, ये सभी लोगों के लिए ये आपके लिए वीडियो अपलोड हो रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, जो देने वाले हैं उन कम से कम रिवीजन हो जाए। जो अगली साल मतलब 2023 में जो परीक्षा जिनको देना है वो अभी से तैयारी में लग जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।